हेलो, मैं हूँ उस्मान अता और इंग्लिश गुरु अता में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स एंड माय डियर एस्पायरेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक खूबसूरत पोइम है। क्लास 10th एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उससे लिया गया है इस पोइम को, ठीक है ना। तो उस पोइम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, राइट। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, आपने देखा होगा बहुत सारी पोइम्स इनकी, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पोइम्स इनकी रहती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो इनकी पैदाइश है, जो बॉर्न हुए हैं 26 मार्च 1874 को एंड डाइड 29 जनवरी 1963, राइट। अमेरिकन पोएट, 4 times Pulitzer Award winner for the poetry. Actually, what is Pulitzer Award? Pulitzer Award is a award in United States. It is given for the achievements in magazines, achievements in journalism, as well as poetry or literature, right? So the Robert Frost has won this award 4 times, Pulitzer Award, and this thing proves us that he is how effective poet is the Robert Frost, right? Okay, actually मैं अपना लेक्चर इंग्लिश में कंटिन्यू करता, बट मैंने कुछ वीडियोस पे कंटिन्यू इंग्लिश में किया, तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर अगर आपको इंग्लिश में ही करना, एक्सप्लेन करना था, तो फिर हम वीडियो क्यों देख रहे हैं, हम बुक से भी कर सकते हैं या कहीं और से, कि जस्ट सर एक्सप्लेन आप थोड़ा हिंदी में करिए या उर्दू में करिए। दैट्स वाई कि मैं इंग्लिश थोड़ा कम ही यूज़ करता हूँ एक्सप्लेनेशन में, ठीक है ना। ओके, अगर किसी को लगता है कि मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ, वो कमेंट कर सकता है, मैं अलग से और भी वीडियोज़ बना सकता हूँ। चलिए, जो अमेरिकन पोएट है, 4 दफ़ा इसने पुलित्ज़र अवार्ड जीता हुआ है, राइट। चलिए हम पढ़ते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, राइट। सो डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज इट मीन डस्ट ऑफ स्नो? पहले ये क्लियर कर दो कि बर्फ़ की धूल कैसे होती है, कैसी होती है। आपने देखा होगा कि मूवीज़ में अक्सर ऐसा होता है, या फिर बर्फ़ के टाइम पे आप क्या करते हैं, जो दरख्त वगैरह होते हैं, आप क्या करते हैं जब बाहर निकलते हो, तो उन दरख्तों से क्या होता है, बर्फ़ के टाइम क्या होता है, आप जब यहाँ इस नीचे वॉक यहाँ से चलेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से आप चलेंगे, तो यहाँ से जब कोई परिंदा बैठेगा, या बर्फ़ के टाइम थोड़ी हवा आएगी, बर्फ़ गिर रही होगी, तो ऊपर से बर्फ़ गिरती है, तो दूर से इंसान देखता है, ऊपर से दूर से इंसान देखता है, ऐसे क्या होता है कि वो धूल की तरह उड़ती है ना, डस्ट की तरह उड़ती है वो। वैसे ही कुछ ऐसा ही सीन होता है यहाँ पर, वैसे एक सिचुएशन बनती है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इनके ऊपर से ये थोड़ा गिरता है, ऐसी धूल की तरह, यानी कि जो ये बर्फ़ गिरती है इनके ऊपर से, थोड़ा हवा में उड़ के थोड़ा धूल की तरह गिरती है। तो उसी पे इसने एक पोइम लिखी हुई, शॉर्ट पोइम, एक छोटी सी पोइम है वो लिखी हुई, उसे हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो देखिए क्या होता है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, जो मॉरल है ना, ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको पहले भी बोला था, ज़रूरी नहीं कि हर पोइम का मॉरल हो, क्योंकि लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि उससे हमें मॉरल मिले। लिटरेचर का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप जब पोइम पढ़ो, आपको ये लगे कि वाह क्या पोइम है, आप एंटरटेन हो जाएंगे। अगर आपको ये लगा पोइम पढ़ने के बाद कि क्या ज़बरदस्त पोइम है, दैट मीन्स दिस इज़ द रिचेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। मैं आपको पहले ही कहा था, राइट। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हर पोइम में मॉरल नहीं हो, मॉरल होता भी है और नहीं भी होता है, राइट। और किसी किसी पोइम में ऐसे, यानी कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो रीडर्स की समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि पोइट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन में रख लेते हैं। बहुत सारी ऐसी पोइम्स हैं जो रीडर्स को कभी भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो क्या, पोइट्स क्या करते हैं, ऐसे किसी का नाम दे देते हैं, क्या सोचते हैं मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ये मेंशन नहीं करते हैं किसका, और वो रीडर्स कभी भी नहीं जान पाते हैं, राइट। क्योंकि पोइट्री में अक्सर क्या होता है, जब शायद जो पोइट्स जो यानी पोइट्री लिखते हैं, कभी कभी वो ऐसा क्या करते हैं कि पोइट्री सिर्फ खुद के लिए लिखते हैं, खुद को समझने के लिए, या फिर जिसके लिए वो पोइट्री डेडिकेट करते हैं उनको समझने के लिए। लेकिन बरअसना क्या होता है, बाद में क्या होता है, उन पोइट्रीज को क्या कर दिया जाता है, उस वर्क को क्या कर दिया, छाप दिया जाता है। जैसे कि फ्रॉम द डायरीज ऑफ यंग गर्ल, ठीक है ना, एना फ्रैंक, उसने कभी नहीं सोचा होता कि मेरे साथ ऐसा होगा, उसने वो खुद के लिए लिखा था, है ना, खुद के राजदारी के लिए, लेकिन उसकी, है ना, अनफॉर्चुनेटली वैसे उसकी यानी कि डेथ हो जाती है, किलिंग हो जाती है, तो बाद में वो यानी कि लकीली उनके यानी फादर को डायरी मिलती है, वो छपवा देते हैं, ऐसा नहीं सोचा था, लाइक दैट वो क्या करते हैं, खाली सिग्नल्स रख लेते हैं, लेकिन रीडर्स को कभी समझ में नहीं आता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये रीडर हमें बताता है, यानी कि ये जो पॉइंट हमें ये बताता है कि हमेशा जो बुरी चीज़ें हम जो कंसिडर करते हैं, नेचर में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और वो बुरी चीज़ें क्या होती हैं, हमेशा नेगेटिव नहीं होती हैं। जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो कभी कभी हमारे पॉजिटिव काम भी आ सकती हैं,
है ना। यानी कि जो बुरी चीज़ें होंगी जिनको हम नेगेटिव समझते हैं, जिनको हम अशुभ समझते हैं, कभी कभी वो शुभ भी हो जाती हैं। ये चीज़ हमें इसमें समझाना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए हम डायरेक्टली पोइम पढ़ते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. कह रहे कि द वे, कह रहे कि मैं रास्ते से चल रहा था। वही बात है, पॉइंट कह रहा है कि मैं रास्ते से चल रहा था, तो मैं क्या गुजर रहा था, रास्ते में एक जगह पहुंचा तो मैंने क्या देखा, एक ट्री देखा, राइट, एक दरख्त देखा मैंने। और वो दरख्त कौन सा था, वो हेमलॉक का दरख्त था, राइट। अब देखो हेमलॉक क्या होता है, हेमलॉक ट्री क्या होता है। हेमलॉक एक दरख्त का नाम होता है जिससे बहुत ही पॉइजन बनता है, यानी कि बहुत ही किलिंग पॉइजन बनता है, जिसके पीने से कम जिसके जहर के पीने से क्या हो जाता है, कम से कम इंसान 6 घंटे के अंदर वो तड़प तड़प के मर जाता है। हेमलॉक से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको। जो सोक्रेटिस थे, जिनको कुछ सोक्रेट्स पढ़ते हैं, सोक्रेटिस थे, जो सोक्रेट्स थे, उनको उस वक्त के जो यानी कि जो हुकूमत थी, उन्होंने उसको क्या दिया था, यही हेमलॉक जहर का एक प्याला दिया था, कहा कि ये पी लो और मर जाओ। अब डिटेल नहीं बताऊंगा मैं कि क्यों कैसे, बस इतना बताऊंगा मैं, उनको ये जहर दिया गया था, इसी हेमलॉक से उनको मारा गया था, राइट। तो कह रहा कि मैं चल रहा था, रास्ते दबे में चल रहा था, तो क्या हुआ, एक क्रो शूक डाउन ऑन मी। कह रहे कि एक कौवा क्या हुआ, हिला। हिला क्या, शूक होता शेक, हिलना। कह रहा है कि वो फड़फड़ाया, एक कौवा शायद क्या था, उड़कर आया या फिर दरख्त पर बैठा हुआ था, मैं यहाँ से चल रहा था तो यहाँ पर वो फड़फड़ाने लगा, शूक डाउन ऑन मी, वो हिला फड़फड़ाया मुझ पर, ठीक है ना। यानी कि मुझ पर, यानी कि जहाँ पे चल रहा था मैं, ठीक मेरे ऊपर, ठीक है, यहाँ पर मेरे ऊपर, बिल्कुल मैं यहाँ पर था, ठीक है, और मेरे ऊपर वो फड़फड़ाया, शेक डाउन हुआ मुझ पर। और क्या आया मुझ पर, डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, तो मुझ पर क्या गिरा, द डस्ट ऑफ स्नो, तो बर्फ की, यानी कि जब हिलती है ना, यानी कि बारिश से ऊपर ऊपर से जो नरम नरम बर्फ होती है, वो डस्ट पार्टिकल की तरह ऊपर से आती है। तो कह रहा है कि मेरे ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा, है ना, बर्फ की वो धूल जैसे मेरे ऊपर गिरी। तो कहाँ से, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक का दरख्त था जो उसके ऊपर जो कौवा बैठा हुआ था, या फिर वो लैंड हुआ कौवा, यहाँ पर एग्जैक्टली बताया नहीं गया कि वो बैठा था या लैंड हुआ, बस वो आया, वो हिला, उसके हिलने से वो टहनियाँ हिली, टहनी के ऊपर जो नरम नरम बर्फ थी ना, वो स्नो थी, वो नीचे गिरी, ठीक है ना। और किसकी टहनियाँ थी, इस हेमलॉक ट्री की, है ना, इस हेमलॉक ट्री के ऊपर था, तो ऊपर से नरम नरम इन यानी कि जो बर्फ गिरी, कह रहे कि मेरे ऊपर गिरी। अब हुआ क्या, ये चल रहा था, अक्सर इंसान का मूड खराब हो जाता है जब इंसान, ऐसा होता है कि, है ना, गीला हो जाता है इंसान, है ना, सर्दी होते है ऊपर से, तो लेकिन यहाँ पर कुछ और सीन है, आयरनी है यहाँ पे। Has given me heart a change of mood and saved some part of a day I had rude. तो ये क्या बोलता है कि जब मैं चल रहा था, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कह रहा है कि जो मेरा दिल था ना, इस चीज़ ने मेरे दिल को, जो मेरे दिल का मूड था उसको चेंज कर दिया। यानी कि अभी तक जो पॉइंट था ना, वो सैड था, दुखी था पहले, लेकिन इस चीज़ से उसका मूड बदल गया, है ना, उसका मूड अच्छा हो गया। पता नहीं कैसे, पॉइंट क्या सोचते हैं, इस चीज़ से पॉइंट को क्या मिला कि पॉइंट का मूड क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। अब देखो इसके पीछे क्या राज, मैंने आपको पहले कहा था, रीडर्स को क्या रखते हैं, क्वेश्चन मार्क में रख लेते हैं कि बर्फ़ की गिरने से उसका मूड क्यों चेंज हुआ। पॉसिबिलिटी इसके कनेक्टिविटी, इसके रिलेटेड कुछ ऐसा हो जिससे उसको वो समझ में आया कि उसने उसको कंसिडर किया, तो उसका मूड अच्छा हो गया। कैसे अच्छा, कैसे हमें ये यहाँ से साबित होता है, किससे, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रूड। कह रहे कि मैं क्या कर रहा था, पछता रहा था, रिपेंट कर रहा था ना, रिग्रेट कर रहा था, मैं पछता रहा था कि मेरा दिन खराब हो गया, आज बुरा दिन चल रहा था उसका। कह रहे कि जब ऐसा हुआ, ट्री के ऊपर से उसने, हेमलॉक ट्री के ऊपर से बर्फ गिराई, तो क्या हुआ, जो मेरे दिल का जो, यानी मेरे हार्ट का जो मूड था ना, वो चेंज हो गया, वो बदल गया। और जो मेरा आधा दिन खराब हो गया था ना, तो बाकी का आधा दिन, एंड सेव्ड सम पार्ट, है ना, उस दिन का कुछ हिस्सा ऑफ द डे, उस डे का कुछ हिस्सा, जिसको मैंने क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था, रूड कर दिया था, जिसको मैं पछता रहा था, है ना, रिग्रेट कर रहा था, वो बाकी का बचा हुआ दिन का वो हिस्सा उसने मेरा बचा दिया, है ना। वो मेरे दिन का, बाकी का बचा दिन का हिस्सा जो था, वो मेरे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि मेरे जो दिल का मूड था ना, वो चेंज हो गया। किसकी वजह से चेंज हुआ, इस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ जो डस्ट, यानी कि जो बर्फ़, जो डस्ट पार्टिकल्स किसके सनों के गिरे, किसने, कौवे ने गिराए, इससे मेरा मूड चेंज हो गया। और बाकी का बचा हुआ दिन था ना, जो वो क्या हो गया, मेरा बच गया, अच्छा निकल गया, मूड मेरा अच्छा हो गया। अब देखिए क्या है यहाँ पर, पॉइंट ने क्या किया है, सबसे पहले हेमलॉक ट्री,
जहर का दरख्त है ना। दूसरे क्रो, और क्रो को कंसिडर किया जाता है अक्सर अशुभ के लिए। पुराने ज़माने में जब बादशाह लोग लड़ाई करते थे ना, अगर वो जब जंग के लिए निकलते, अगर उनके कहीं पे कौवा अगर वो काई-काई करने लग जाता था, वो इसको अशुभ समझते थे, वो जंग पे ज़्यादा ही नहीं थे। तो जो दूसरा बंदा आता था, इनको अटैक कर लेता था, जीत जाता था। यानी कि इसको हम सुपरस्टिशंस बोलते थे। यानी कि एक तरफ कौवा है और साथ में हेमलॉक ट्री है, और इसको ये क्या है, लोग इनको नेगेटिव मानते हैं, है ना, नेगेटिव मानते हैं, इस चीज़ को नेगेटिव मानते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाहता है, जो नेचुरल थिंग्स हैं जिनको हम नेगेटिव मानते हैं, कभी कभी ये क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रूव होते हैं, और हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं, पॉजिटिव प्रूव होते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पर पॉइंट क्या बोल रहा है कि मेरा मूड इसकी वजह से चेंज, इस कौवे और हेमलॉक की वजह से मेरा यहाँ पर क्या हो गया, मूड चेंज हो गया। अब वो असली बात है, ये पॉइंट तो यही चीज़ हमें बताना चाहते हैं कि नेगेटिव चीज़ को हम कंसिडर करते हैं, कभी कभी उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, वरना हेमलॉक ट्री की जगह कुछ और ट्री भी तो बता सकते थे ना, है ना, कि कोई भी विलो ट्री, कोई ओक ट्री, कोई कुछ भी तो बता सकते थे ना। लेकिन यहाँ पर उसने हेमलॉक की बात करी है, तो कह रहा है कि मेरे दिल का जो मूड है ना, वो चेंज हो गया, वो बदल गया। किसकी वजह से? इनकी वजह से। इसलिए हमेशा जिनको हम नेगेटिव समझते हैं, उनका कहीं ना कहीं से पॉजिटिव असर होता है, वो भी इंसान के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। चलिए, शॉर्ट पॉइंट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं इसकी जो यानी कि थोड़ा सा हम लिटरेरी डिवाइस पे काम करते हैं, जो इसका यानी कि जो राइमिंग स्कीम है उसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्रो है, मी स्नो ट्री, दैट मीन्स ए, राइट, बी, है ना, दोबारा ए एंड बी, यानी कि ए बी इज अ राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, राइट। जो ए बी क्या है, हमारे पोएम की राइमिंग स्कीम है। ओके, हार्ट, मूड, पार्ट, रूड, ए बी ए बी क्या हमारे राइमिंग स्कीम है, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। और भी बाकी जो अगर कुछ पोएटिक डिवाइसेस होंगे, लिटरेरी डिवाइसेस होंगे, हम नेक्स्ट पोएम में कभी क्लियर करेंगे, या फिर जो अगली पोएम हम करेंगे उसमें भी हम क्लियर कर सकते हैं। चलिए, इसी पोएम में ज़रा देख लेते हैं। आपके सामने देखिए यहाँ पर, जी हाँ, अगर हम देखते हैं यहाँ पर, देखो, डाउन ऑन, है ना, शूक, यहाँ पर डाउन ऑन, देखो यहाँ पर ये चीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं एजोनेंस। क्या बोलते हैं? ASSONANC, एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड्स विद इन द लाइन। एक ही लाइन में वावल साउंड्स बार बार रिपीट होना, दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट होने को हम एजोनेंस बोलते हैं, राइट। अब अगर रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होगा, यानी कि जो कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। लेकिन याद रखना, अगर हमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर डी है, ओके, डे है, अगर यहाँ पर भी कोई डी से वर्ड शुरू होता, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्ड का जो पहला लेटर होगा ना, पहला लेटर, वो दो या दो से ज़्यादा बार एक ही लाइन में रिपीट होगा तो एलिट्रेशन बनता है। लेकिन अगर वावल साउंड है ना, वो एक वर्ड में, याद रखना, पहला लेटर नहीं, वर्ड के अंदर एक ही लाइन में अगर बार बार दो या दो से ज़्यादा बार कोई वावल साउंड रिपीट होगी, उसे हम एजोनेंस बोलते हैं। और अगर सेम एक ही लाइन के अंदर बार बार कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी, राइट, क्या होगी? कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी, उसको हम कॉन्सोनेंस बोलते हैं, ठीक है ना, CONSONANCE, कॉन्सोनेंस, राइट। उसको क्या हम बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। देखो यहाँ पर क्या है, सेव्ड सम, इसकी दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। क्या है ये? एलिट्रेशन, क्योंकि S इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, S इज कॉन्सोनेंट साउंड, दिस इज द फर्स्ट लेटर, ओके, दिस इज द फर्स्ट लेटर टू टाइम्स, ओके, तो दो बार रिपीट हो, सेव्ड सम, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन, ठीक है ना, एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन, राइट। तो ये कुछ थी यहाँ पर। उसके बाद देखिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट। यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि एक और लिटरेरी डिवाइस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंजैबमेंट, ANJAMBMENT, एंजैबमेंट। एंजैबमेंट का मतलब क्या होता है? एक लाइन में, याद रखना, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो एक लाइन में कंप्लीट नहीं होगा, एक ऐसा सेंटेंस, ठीक है ना, या फिर कोई आइडिया, एक ऐसा आइडिया या सेंटेंस जो वर्ड्स के अंदर, जो पोइट्री के अंदर एक लाइन में कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि वही सेम सेंटेंस दूसरी लाइन में कंटिन्यू होता है, उसको हम बोलते हैं एंजैबमेंट। जैसे पर ए चेंज ऑफ मूड
एंड सेव्ड सम पार्ट, दैट मीन्स ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि एंड से कनेक्टेड है, और दैट मीन्स ये सेंटेंस यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, एक ही लाइन में कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरी लाइन में आ रहा है, इसे हम बोलते हैं एंजॉयमेंट। राइट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।